हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। तो जैसा कि हम अपने इकोनॉमिक्स वाले जर्नी में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, आपको पता है हम स्टार्ट कर दिए हैं अपना शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन हमने इससे पहले स्टार्ट कर लिया था, राइट। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन मैं बार बार वहीं आ जा रहा हूं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में, लेकिन हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन। क्लियर। तो शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में हमने बहुत चीजें पढ़ ली हैं, सीख ली हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करी थी, टोटल कॉस्ट की बात करी थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करी थी। सिमिलरली कल हमने एवरेज कॉस्ट की भी बात करी थी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी बात करी थी, राइट। तो आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज का जो कॉस्ट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। इससे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था, कल की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा था, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती थी, और वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उस कर्व को भी हमने बोला था। ये आपको शेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो हमने यही बोला आपको कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 1 सेकेंड, इसको मैं एक बार हटा देता हूं, ठीक है। देखें आप, हाँ अब देखें आप, हमने क्या बोला था, राइट। देखें एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, जैसे हमने बताया था आपको टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट, एक बार फिर से गड़बड़ हो रही है, हाँ देखें टोटल कॉस्ट हमने क्या बताया था, TFC प्लस TVC, ये था हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला। अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूंगा तो एवरेज कॉस्ट भी मैं लिख सकता हूं, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू AVC प्लस AFC, ठीक है। ये हमने बात किया था, ये हमने फॉर्मूला देख लिया, ये एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो सकता है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने कल बात कर ली थी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने कल बात कर ली थी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होगा वो यू शेप्ड कर्व होने वाला है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सिमिलरली अगर हम बात करें AFC की, तो वो भी हमारी कर्व क्या होने वाले हैं, कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोपिंग। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, वो आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देने के लिए मैंने बताया था। आपको क्या क्या पॉइंट्स बताया था, याद करो कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। दूसरी बात, इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, और वो जो कर्व होगी AFC की, वो कभी भी आपको ना तो एक्स एक्सिस टच करेगी ना तो वाई एक्सिस टच करेगी। ये सारी बातें हमने बहुत ही गहराई में पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एज वेल एज ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आज पढ़नी है हमें कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, जिसको हमने एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। देखें सबसे पहले आपको क्या पता है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मैंने ये लिखा है फॉर्मूला, वो यही भी है। और एवरेज कॉस्ट की जब आप बात करो तो ये क्या हो जाता है, TC अपॉन Q भी हो जाता है। इससे भी हम अपना एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा था कि टोटल कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉस्ट का वो है, जिसमें सब आ जाता है। मार्जिनल कॉस्ट भी आप कैलकुलेट करोगे, आपको टोटल कॉस्ट वहां भी दिखाई देगा। एवरेज कॉस्ट के फॉर्मूला आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो टोटल कॉस्ट वहां भी दिखाई देगा। जैसे एक बार आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालते थे, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्यू, ऐसे आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल ले रहे थे। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हो, आपने अभी अभी फॉर्मूला में देखा, TC अपॉन Q, ये होता है। तो टोटल कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब नोट देखें कि AC एंड AVC बोथ आर यू शेप्ड कर्व ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है वो अच्छे से आप भली भांति परिचित है, राइट। लेकिन हमारा जो AC कर्व है और AVC कर्व है, दोनों के दोनों यू शेप्ड कर्व होते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम ये बार बार बात आपसे रिपीट कर रहे हैं कि बोथ द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट एंड बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, राइट। AC इज ऑलवेज अबव देन AVC एज AC इक्वल टू AFC प्लस AVC। हमने बोला, जैसे हम कॉस्टिंग में पढ़ रहे थे, टोटल कॉस्ट में पढ़ रहे थे, कि TC जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो TFC प्लस TVC ही होगा, और TFC कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसीलिए ये बड़े भाई साहब हैं, ये हमेशा बड़े ही रहेंगे। सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हो एवरेज कॉस्ट की, तो एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, AC इक्वल टू AFC प्लस AVC, है ना।
एबीसी हमेशा एसी हमेशा देखो बड़ा होगा, और एबीसी आपका यू शेप्ड था तो एसी भी आपका यू शेप्ड ही होगा, लेकिन एबीसी से ऊपर होगा क्योंकि एसी बड़े भैया हैं। क्लियर। अब द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज एएफसी। जो भी आप गैप देख रहे हो एबीसी का और एसी का, ये दोनों गैप न है, ये दोनों जो गैप है वो क्या है आपका एएफसी है। वो क्या है आपका एएफसी है। हमने क्या लिखा है, द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी इज एएफसी। आप फॉर्मूला देखो एक बार, एसी इक्वल टू क्या लिखते हो, एएफसी प्लस एवीसी, यही लिखते हो। हमने बोला गैप बिटवीन एबीसी एंड एवीसी एंड एसी इज एएफसी। आप एएफसी को निकालना है आपको, एएफसी इधर ले आओ, एएफसी इक्वल टू क्या लिख दोगे फॉर्मूला में, एसी माइनस एवीसी। ये लिख सकते हो ना मैथमेटिकल, देखो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर एएफसी इस फॉर्मूला की मदद से निकालोगे तो आपने क्या लिखोगे, ठीक है, एसी माइनस एवीसी इज कॉल्ड एएफसी। क्लियर है आपको। अब द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कीप्स ऑन फॉलिंग विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। यहां बोल रहे हैं ये भाई साहब कि जो एसी और एवीसी का गैप है वो कॉन्टिन्यूअस फॉल करेगा जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाओगे आप, ठीक है, जैसे जैसे आप अपने आउटपुट को बढ़ाओगे द गैप, ये जो गैप है एसी एंड एवीसी का, एसी एंड एवीसी का जो गैप है ना, एसी और एवीसी का ये वाला पार्ट, वो गिरता चला जाएगा, वो एकदम गिरता चला जाएगा। ठीक है। अब एसी एंड एवीसी कैन नेवर बी जीरो और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ध्यान देने वाली बात है, ये जो दोनों ग्राफ देख रहे हो एसी और एवीसी का, ये पूरा पतला एकदम स्ट्रीट पतला होते जाएगा, स्टीप होते जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि एसी और एवीसी दोनों को इंटरसेक्ट कर दे। क्लियर, ये कभी नहीं होगा इंटरसेक्ट कर दे। तो ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिगार्डिंग एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। तो आई बिलीव कि यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। देखो शेप पे फिर से बात करता हूं कि आपका एवीसी और एसी दोनों यू शेप्ड कर्व होंगे और एएफसी क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। सिमिलरली अगर मैंने टोटल कॉस्ट की बात की थी, टोटल कॉस्ट क्या था, इन्वर्टेड एस शेप था, लेकिन सबसे बड़ा था, बड़े भाई साहब थे। टीवीसी क्या था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो भी आपका क्या था, इन्वर्टेड एस शेप था ड्यू टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। एंड जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था। ये कर्व में आप बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं कर सकते हो आप। क्लियर। अब इतने सारे कॉस्ट जब हम पढ़ लिए तो हमारे एक और बेहतरीन कॉस्ट कर्व है जो कि है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस सबसे पहले यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड कर्व क्यों होता है, क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, वहां भी जैसे जैसे हमने बोला ना कि जिस कॉस्ट में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फ्लेवर होगा वो सारी कॉस्ट ऐसे ही बनेंगे, लगभग यू शेप्ड कर्व ही बनेंगे। ठीक है, क्यों बनेंगे, क्योंकि वही बिहेवियर दोनों का क्या है, कॉस्ट का और प्रोडक्शन का अपोजिट टू ईच अदर है। क्लियर, सबसे पहले वो बढ़ेगा घटेगा, ये जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला मैंने कंसेप्ट बताया था वही होता है। देखिए क्या होता है कि द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड इन द शॉर्ट रन ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, पहले अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पहले प्रोडक्शन में इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, लेकिन अगर कॉस्टिंग की बात करो तो इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रिटर्न। क्लियर, तो ये तो यहां हम कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे ही जाएगा, यहां देखो सबसे पहले नीचे ही जाएगा। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है कि उसके बाद इंक्रीज विथ डिमिनिशिंग रिटर्न होगा, लेकिन कॉस्टिंग में क्या होने वाला है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये देखो पहले तो नीचे आया, फिर ये क्या हुआ, ऊपर जाने लगा। इसीलिए आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है आपको यू शेप्ड कर्व बनता है। क्लियर, इतनी बात। अब according to the law MC curve initially slopes downward till it reaches minimum point and thereafter it starts rising। ये हमने बात कर लिया। therefore it leads to U shaped curve on the when presented graphically। जब भी आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो ये जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व होती है वो यू शेप्ड कर्व बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशन हमारे पास कुछ है। देखो एसी और एमसी का रिलेशनशिप, सबसे पहले कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप क्या क्या होता है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम के अंदर, स्टेटमेंट में पूछ ले या हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, कि देखो दोनों हमारे यू शेप्ड कर्व ही थे, है ना, दोनों हमारे यू शेप्ड कर्व ही थे, लेकिन क्या दोनों के बीच रिलेशन है। सबसे पहले ये देखें कि बोथ एसी एंड एमसी इज यू शेप्ड कर्व। हमने अभी अभी देखा है, अभी अभी बात की है हमने कि दोनों के दोनों एसी की बात करें अगर या एमसी की बात करें
दोनों के दोनों हमारे यू शेप्ड कर्व ही होते हैं ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये आप भूलोगे नहीं। क्लियर। दूसरी बात, व्हेन AC इज फॉलिंग AC इज ग्रेटर देन MC, यहां बोल रहा है कि AC फॉल कर रहा है, जब AC ये हो गया, AC जब फॉल कर रहा है, ठीक है, AC जब यहां फॉल कर रहा है तो AC क्या है, इससे देखो ऊपर है ना, AC इज ग्रेटर देन MC, ठीक है, पहला केस हमारा। ये देखो हमने AC यहां कम हो रहा है, ये क्या है, कम ही है, नीचे ही है आपका, तो MC नीचे है, ये AC ज्यादा है, तो पहला केस हमारा ये हो गया कि व्हेन AC इज फॉलिंग, जब AC आपका गिर रहा हो तो AC बड़ा होता है MC से, ठीक है। अब व्हेन AC एट इट्स मिनिमम, AC देखें कहां मिनिमम है, AC ये रहा मिनिमम है, तो AC इक्वल टू MC। अब ये भाई साहब भी जो हमारे MC भाई साहब है वो भी आपको मिनिमम यहां इसके मिनिमम पे आ गए, ठीक है, AC के मिनिमम पे आ गए, तो दोनों दूसरे केस में क्या हो गया, AC इक्वल टू MC हो गया। क्लियर। तो हमने बोला व्हेन AC एट इट्स मिनिमम, जब मिनिमम पे होता है तो दोनों AC इक्वल टू MC हो जाते हैं। क्लियर। तीसरा रिलेशन, व्हेन AC राइजेज, अब देखो AC राइज होना शुरू कर रहा है, AC राइज होने शुरू कर रहा है, तो अब MC बड़ा हो जा रहा है भाई, ठीक है, AC इज लेस देन MC या MC इज ग्रेटर देन AC, ये आपका थर्ड रिलेशन है। तो रिलेशनशिप में एकदम कंफ्यूज ना होना, एकदम बना के देख लेना, ग्राफिकली देख लेना, सोच लेना, तब आप ऐसे जब सोचोगे तो आप एग्जाम में गलती नहीं कर सकते हो। क्लियर। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब यूजीसी नेट का एग्जाम, अब रिजल्ट आया कुछ दिन में, लोग अपने जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हैं वो तैयार हो चुके हैं। हम लड़ाई करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, फाइट करने वाले हैं, लेकिन फाइट करने से पहले हम आपको इतना सस्ता कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों लोन लेने में क्यों नहीं लोगे, एक रीजन बता दे, ठीक है। तो आपको Y635 जैसे ही आप जैसे कोर्स परचेज करते हो अड्डा का, ठीक है, अड्डा के वेबसाइट पे जाओ, यूसी नेट लिखो, कॉमर्स से जो कर रहे हो या मैनेजमेंट से कर रहे हो, आप वहां कोर्स देखो, ठीक है, ओपन करके जैसे ही परचेज कर रहे हो ये कोड लगा देना Y635। आपको अगर वेबसाइट से कोर्स ले रहे हो तो 77% डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन वही आप अड्डा का एप्लीकेशन से डाउनलोड करके ले रहे हो, कोर्स का परचेज कर रहे हो, तो आपको 78% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सिंस वी आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट, तो 1% का भी हम वो जो मिल रहा है वो किफायत क्यों छोड़े, ठीक है। तो हमें 1% भी नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, 78% डिस्काउंट लेना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखें, हमने बहुत सब पढ़ लिया, शॉर्ट रन में जितने भी कर्व थे हमारे पास सब पढ़ लिया। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है लॉन्ग रन प्रोडक्शन में, ठीक है। शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा, शॉर्ट रन में अप्रोक्स आपने 6 से 7 कर्व पढ़ लिए, गिना दूं अभी, देखो क्या क्या। सबसे पहले हमने टोटल कॉस्ट की बात की थी, टोटल कॉस्ट पढ़ा आपने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ा आपने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा आपने, 3 हो गए आपके। उसके बाद एवरेज कॉस्ट की बात की थी, एवरेज कॉस्ट, फिर से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, 6 हो गए। और अभी अभी आपने पढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट। ये सातों क्या होंगे आपके ये शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व हो गए। क्लियर। देखो, इन सातों के आपको मुंह एकदम जवान पे, मुंह जवानी बोलते हैं ना इसको, कॉस्ट के कर्व और क्या क्या बिहेवियर होता है ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करते हैं, तो कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन की बात करते हैं कि अब लॉन्ग रन कर्व हमारा कॉस्ट का कैसे होने वाला है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, बेसिकली इसके फीचर्स से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर। देखें, तो सबसे पहले LSE इज द इन्वेलप ऑफ ऑल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। LSE क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। वो क्या होता है, इन्वेलप होता है, जो सारे के जितने शॉर्ट रन कर्व कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, वो सबको ढक देता है। देख रहे हो आप यहाँ पे, ये LSE, वो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा इनको ले लिया है ना, SSE 1, SSE 2, SSE 3, ये LSE है हमारा, ठीक है। तो ये देखो एक इन्वेलप जैसा सबको एक ही में समा लिया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेलप कर्व, इन्वेलप कर्व भी बोलते हैं। देखो यहां लिखा होगा, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेलप कर्व। क्लियर। ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब LSE इज ऑलवेज लेस देन ACC,
सॉरी SAC, ये देखो हमेशा LAC जो होगा ना वो हमेशा कम होगा SAC से। SAC आपको ऊपर दिखने को मिल रहा है, SAC 1 हो गया, SAC 2 हो गया, ठीक है। दैट्स वाई ऑल SAC कर्व्स आर लोकेटेड अबव LAC। आप ग्राफ में देख सकते हो जितने भी आपके कर्व है ना, जितने भी SAC 1, SAC 2, SAC 3 वो ऊपर ही है उसके, है ना, LAC के ऊपर ही मिलेंगे आपको। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, LAC इंडिकेट्स मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑप्टिमम साइज ऑफ फर्म। LAC आपको क्या इंडिकेट करता है कि आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम है एंड जो फर्म की कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो चुकी है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करें, LAC कर्व ओनली टचेज SAC कर्व नॉट कट्स देम। जो भी LAC कर्व है ना वो मिनिमम से देखो टच कर रही है, हमेशा मिनिमम से टच करेंगे, हमेशा इनको कभी भी ये LAC कट नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, LAC इज ऑल्सो यू शेप्ड बट LAC इज मोर फ्लैट देन SAC। अब आपको देखने को ही मिलता है कि LAC देखो ऐसा है, ऐसे है ना LAC, तो ये ज्यादा, अब LAC ये है, शॉर्ट रन आपका ये है ना, तो LAC ज्यादा, कौन ज्यादा फ्लैट हुआ है, LAC ज्यादा फ्लैट हुआ, तो ये कर्व जो है ज्यादा फ्लैट होता है। लेकिन बात ये है स्टूडेंट्स कि LAC और SAC दोनों यू शेप्ड कर्व होते हैं। क्लियर। अब LAC कर्व टचेज SAC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, ये हमने बात कर लिया है, ये भले ही मैंने टच ना कराया हो, यहाँ पे फोटो आप देख सकते हो। क्लियर, ये आपको टच लोएस्ट से ही करेगा। और LAC कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि LAC कर्व को हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि LAC कर्व को हम देखते हुए अपने फर्म में क्या क्या करना चाहिए, क्या कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, वो हम डिटरमाइन करते हैं। क्लियर। तो ये था इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट LAC कर्व। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी लास्ट टॉपिक की तरफ, और ये देखें, आपने काफी बार सुना होगा कि सर व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, काफी बार सुना होगा। देखो ये कुछ नहीं होता, पहले समझें आप कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिफर्स टू द फेनोमेना वेयर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीज, ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट डिक्रीज विद द इंक्रीज द स्केल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। अब सिंपल भाषा में ये समझें कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जब आपका पर यूनिट है ना, पर यूनिट एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब आपका पर यूनिट एवरेज कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्शन होती है ना वो बहुत इफिशिएंट हो जाती है, बहुत एफिशिएंट हो जाती है, और प्रोडक्शन एफिशिएंट होने के साथ साथ भी आपकी पर यूनिट एवरेज कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन एफिशिएंट हो गया आपका, प्रोडक्शन एफिशिएंट, दो केस होते हैं, पहला दूसरा। पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल में जब भी डिफाइन करोगे तो आपने यही बोलना है कि पर यूनिट जो एवरेज कॉस्ट है आपका वो कम हो जाएगा और प्रोडक्शन आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। उस वे में हम ये बोलते हैं कि हमारी जो फर्म है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर ली, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होता है, हमने लिखा है बिगर इज ऑफन चीपर। कैसे, देखें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये बहुत ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन है। क्लियर। देखें, आपको एक पहले ट्रक से आपको कहीं सामान पहुंचाना था, ठीक है, तो इट्स एक यहां एक ट्रक है छोटा सा, आपको 10 रुपए में, ये मान लेते हैं कि 10 रुपया है, 10 रुपए, 2 रुपए 10, ये टोटल सामान है आपका, 10 यूनिट मान लेते हैं, 10 यूनिट टोटल सामान है। 10 यूनिट को पूरा पहुंचाने में आपको 2 रुपए लग रहे हैं। क्लियर। ये पूरा क्वांटिटी हो गया आपका 10 यूनिट, उसको पहुंचाने के लिए आपके दुकान पे आपको सपोज करें 2 रुपया लग रहा है ना। अब एक बात बताओ, मान लो कि ये पेन है, क्लियर, अब मैं एक आपसे खरीद रहा हूं तो आप क्या कितने में दोगे, मान लो ये 20 रुपए का पेन है और मैं आपसे 1 रुपए ही, मतलब एक पेन ही खरीद रहा हूं, तो आप कितने में दोगे मेरे को, 20 रुपए में ही दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बल्क परचेज कर रहा हूं तो आप कितने में दोगे, 20 से कुछ सस्ता कर सकते हो, 18 डिस्काउंट दे सकते हो, है ना, डिस्काउंट दोगे ना भाई, नहीं तो मैं दूसरे कस्टमर के पास, दूसरे सेलर के पास चला जाऊंगा। उसी तरह से सेम कंसेप्ट के साथ आप देखिए यहां कि आपने 10 से सीधे 50 और क्वांटिटी बढ़ा ली। अब भैया बोले कि मैं थोड़ा बल्क में ले जाऊंगा, 50 यूनिट क्वांटिटी ले जाऊंगा, आप कितने में करोगे, तो इन्होंने बोला कि 2 रुपए पहले ले रहा था, अब आपको थोड़ा बल्क ले रहा हो तो 1.5 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने सामान यहां दुकान पे आपको स्टोर पे पहुंचा देंगे। अब सपोज करते हैं और ज्यादा बल्क आपने मंगाया,
ठीक है, 50 से अपने बल्क क्या कर लिए, 100 कर लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो कम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो कि हमारा एवरेज कॉस्ट का पार्ट ही है, वो देखो कम हो रहा है। अब जब 100 रुपए मंगाया, ये कहाँ 2 था, ठीक है, जब 10 मंगा रहे थे कहाँ 2 था, ये सीधे निकल के क्या हो गया, 1 पर आ गया। ठीक है, तो 1 पर अब 1 रुपए पे आपकी मतलब 1 रुपए पर यूनिट पे आपकी जो सामान है वो डिलीवर हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए इन्होंने बोला बिगर इज ऑफन चीपर, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेफिनेशन है, पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ठीक है, अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बाय इन बल्क, आप यहां पे देख लिए बल्क में बाई करना स्टार्ट कर देते हो, क्लियर, ताकि आपका जो कॉस्टिंग है वो कम आए। और एफिशिएंट प्रोडक्शन भी आपका एफिशिएंट हो जाता है, लेबर बार बार काम कर करके उसी चीज़ में स्पेशलाइज हो जाते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन प्रमोशन कॉस्ट, ठीक है, आपके प्रमोशन में जो भी कॉस्ट हो लगते हैं वो भी, चूंकि इतनी जगह फैला चुके होते हो तो सब जान जाते हैं कस्टमर, तो प्रमोशन कॉस्ट में भी आपके खर्चा कम आती है। उसके बाद रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक की तो अभी हमने बात की ही, देख ली है आपने, ठीक है, वो कम हो जाता है। चीपर कैपिटल, आपके कैपिटल भी चीप होने लगते हैं, सस्ता होने लगता है, और जो रिस्क होता है वो भी स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड मतलब फैल जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सारे एवरेज कॉस्ट की बात की, मार्जिनल कॉस्ट की बात की, एलएससी की बात की, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात की, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की। तो आज से या इस वीडियो के थ्रू हमारा जो कॉस्ट वाला चैप्टर है वो खत्म होता है, और इसके बाद हमने क्या बोला था, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पर्टिकुलर इमेजिनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने शुरू इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था तो हमने सेलर, वहाँ सेलर नहीं, कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स पढ़ा था, कंज्यूमर क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा था। सिमिलरली जब हम वहां पढ़ लिया डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम आगे कहाँ, सेलर के ऊपर प्रोडक्शन की हमने बात की, ठीक है, फिर से हमने यहाँ कॉस्टिंग की बात की। जो अब ये सेलर खुद ही, जो सेलर जो है प्रोड्यूसर या सेलर जो है, ये मार्केट में ले जाएगा सामान बेचने। तो हम मार्केट की अगले वीडियो में बात करेंगे कि अब क्या क्या किस तरह के अब एक बात बताओ, ये जो मेरा सामान है, मेरे पास ये मार्कर है, क्या ये मार्कर हर मार्केट में थोड़ी बेच दोगे, है ना। कोई भी मान ले कि खाने पीने वाला दुकान है, कोई भी मार्केट है खाने पीने वाला, वहाँ खाने पीने वाले मार्केट में ये पेन तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट भी बहुत तरह के होते हैं, तो क्या क्या कौन कौन से मार्केट होता है, उनके क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और बने रहें हमारे साथ, और बहुत ही इंजॉय करके पढ़े। इकोनॉमिक्स एकदम आपके लिए आसान बना दूंगा, ठीक है। यूसी नेट में आपको कहीं भी एकदम जो भी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट सोचोगे कि सर ने ऐसे बताया था, तुरंत आप क्वेश्चन टिक कर ले जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।